रोहित रोहित वेमुला है। आज का विषय ब्रिजेश जी आप शुरू कर सकते हैं। बाबूजी, विषय विपुल जी रख रहे हैं। विपुल जी शुरू कर सकते हैं। सबको मेरा नमस्कार। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का दिन शनिवार है, इसलिए हम आज समसामयिकी विषय पर अपनी बात रखेंगे। आज जिस विषय को, जिस मुद्दे को हम रखने वाले हैं, वह मुद्दा आने वाले भविष्य में जो हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा है, उसको गहरे से प्रभावित करेगा। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हर भारतीय को ये बात पूछना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। आज का विषय है रोहित वेमुला बिल। रोहित वेमुला बिल जो है, वह आज क्या टॉपिक है जिस पे हम आज बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कर्नाटका सरकार ने राहुल गांधी के कहने पर रोहित वेमुला बिल ला रही है। पहले हम ये जानते हैं कि यह रोहित वेमुला था कौन। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक छात्र था जो वहां से रिसर्च कर रहा था। 17 जनवरी 2016 को वह अपने कमरे में आत्महत्या कर ले लेता है। जब ये बात बाहर आती है तो इसके लिए जो वहाँ की सरकार है, जो जो कांग्रेस है, उसने बीजेपी पर आरोप लगाया। भाजपा पर आरोप लगाने के साथ साथ जो वहाँ के कुलपति थे, उन पर भी आरोप लगा। दरअसल रोहित वेमुला ने झगड़ा किया था एबीवीपी से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, और इसी कारण उसको एक्सपेल कर दिया गया था। इसी अवस्था में उसने आत्महत्या की थी। एक बात इसमें और आती है, जब 2024 में तेलंगाना की पुलिस ने ओजा रिपोर्ट जारी की तो उसमें पाया गया कि रोहित वेमुला तो दलित था ही नहीं, वह ओबीसी का था। यह भी बात आती है कि उसने आत्महत्या इस डर से की कि अगर मेरी सच्चाई पकड़ी जाती है, हमारी बदनामी होगी। वह एक जाति है वेदरा, जो ओबीसी में आती है, और उसका मेंबर था, लेकिन उसने गलत तरीके से अपना बनवा किया था। अब जो ये बात फैलती है तो फिर हमारे जो दलित संगठन है वह कहते हैं कि ये तो अत्याचार है। अब यहाँ से इसी बात को लेकर हमारे यहाँ अभी कर्नाटका में सरकार जो बिल आ रही है, उस बिल का नाम है रोहित वेमुला प्रिवेंशन ऑफ एक्सक्लूजन और इनजस्टिस राइट टू एजुकेशन एंड डिग्निटी बिल। अब ये बिल इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहले जानते हैं कि ये बिल है क्या। यह बिल कहता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, एसटी, इन वर्गों के बच्चों को
हम सामाजिक न्याय देंगे। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में इस वर्ग के छात्रों के साथ अगर भेदभाव होता है तो व्यक्ति के साथ साथ जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वह भी दायरे में आ जाएगा। यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी है या जो संस्थान है वह भी इस दायरे में आएगा और उसकी वित्तीय जो सहायता है उसको रोक दी जाएगी। हमको दिक्कत इस बात से है कि इसमें अल्पसंख्यक भी दिया गया है और अल्पसंख्यक कौन है? मुसलमान। और ये मुसलमान जो आ गया तो हमारा क्या होगा? कल के डेट में कोई लड़का अटेंडेंस नहीं बनवाता है, एब्सेंट है, ऊंची जाति का प्रोफेसर है, वो मना करता है तो लड़का जाएगा, वो बोलेगा कि भैया प्रोफेसर तो भेदभाव करता है। इसका इतना दुरुपयोग होगा कि जिसका कहने का मतलब नहीं है। और अल्पसंख्यक जो इसने शामिल कर लिया है, यह तो बहुत ही सोच समझकर विचार कर ये एक्ट लाया गया है। यह वर्ग संघर्ष को बढ़ाने वाला है। याद कीजिए 2011 में इसी कांग्रेस ने ये कहाँ मंगाते पा मंगाते ला के दे, जल्दी कर, जल्दी, लंबा भाषण मत तो, जल्दी जल्दी एक बिल आया था जिसका नाम था एंटी कम्युनल बैलेंस बिल, वो भी ऐसा ही था। ये बिल भी ऐसा ही है। इसके साथ दिक्कत यह है कि यह गैर जमानती है। अगर आपके खिलाफ कंप्लेन हुई तो पुलिस आएगी, हथकड़ी लगाएगी, जेल में भेज देगी। और ये गैर जमानती है। अगर आपको जमानत चाहिए, कोर्ट चाहिए। और यही नहीं, अगर आपको कुछ भी बोल दे, केवल बोलने के आधार पर आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। और जब तक आप जेल में बंद रहेंगे तब तक आपकी जो मुकदमा है वो कंप्लीट ना हो। इसमें पहली बार अगर आप दोषी पाए गए, 1 साल की जेल और 10,000 रुपया का जुर्माना। अगर दूसरी बार आप पाए गए तो 3 साल की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना। अब बताइए कि ये जो बिल आया है, अगर ये पारित हो गया और एक कानून बन गया तो कर्नाटक के जो 6% सवर्ण हैं उनका क्या होगा? ये जो वर्ग संघर्ष बढ़ाया जा रहा है, ये हमें कहाँ ले जाएगा? और सबसे दुखद बात ये है, सबसे डराने वाली बात यह है कि इसमें अल्पसंख्यक है, वो तो इसका उपयोग करे कहीं। मतलब ये जो एक्ट अगर आ गया तो फिर सवर्णों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी कर्नाटक में अगर लागू हुआ तो फिर इसकी जो मांग होगी वो राष्ट्रीय स्तर तक होगी। और ये भी हम जानते हैं कि राहुल गांधी में इतनी क्षमता है नहीं, उसके पास इतनी बुद्धि है नहीं। वो जो उसके वामपंथी सलाहकार हैं उन्होंने ये सीख दी होगी। और मैं पक्के तौर पे मैं कहता हूं कि इसके पीछे ईसाई मिशनरीज और
जिहादी हैं, उन्हीं के सह पर ये कानून आ रहा है। एक आपत्ति हमारी और है कि जब SC/ST एक्ट जैसा कानून ऑलरेडी है, तब आप ये क्यों ला रहे हैं? इसकी आवश्यकता क्या है? तो यही वो बिल था जिस पे हमने आपके साथ बात की, और इस पे हमें विचार करना पड़ेगा कि जब इस तरह की हरकतें जब हमारे राजनीतिक दल करेंगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथ बताएं। आज ज्ञानेंद्र जी की पोस्ट पढ़ी थी मैंने, ज्ञानेंद्र जी ने इस पे बहुत अच्छा लेख लिखा था। तो ज्ञानेंद्र जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप इस विषय पर रखें। भाई साहब, दरअसल रोहित वेमुला एक्ट के मामले को समझने के लिए जैसा कुछ विपुल जी ने बताया, काफी हद तक चीजें उन्होंने समेट ली हैं। एक दो बात ये समझना है कि आखिर रोहित वेमुला एक्ट ही क्यों, इसका नाम रोहित वेमुला ही क्यों रखा गया। एक तो ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस मुद्दे को ये इतना भयावह बता रहे हैं कांग्रेस, छात्रों के शोषण को लेकर के, वह मुद्दा वास्तव में क्या इतना भयावह है जिस पर इतनी चर्चा की जाए, या फिर इसको इस तरीके से जैसे बलात्कार और SC/ST एक्ट है जिसमें सामने वाले को आरोप लगने के साथ ही गिरफ्तार करना है, निरुद्ध करना है, उसके बाद वह व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है आफ्टर ट्रायल। यानी उससे शुरुआत में ही कुछ पूछा नहीं जाएगा कि आपने यह किया है या नहीं किया है, सिर्फ आरोप लगने मात्र से ही उसको जेल भेज दिया गया। तो पहले सवाल का जवाब यह कि रोहित वेमुला का ही नाम क्यों इसके साथ जोड़ा गया, इसको मैं दो तरीके से देख पा रहा हूं। एक तो ये कि रोहित वेमुला ये नाम ही ऐसा था जिसकी पूरी तैयारी घटनाक्रम के पहले ही बन चुकी थी। मैंने बिल्कुल क्रमवार तरीके से बताया है कि किस तरीके से उसके साथ क्या क्या हुआ, और इन सारी घटनाओं के हो जाने के एक साल बाद यानी दिसंबर 2015 में उसका चैप्टर पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाता है। फाइनल रिपोर्ट भी जांच करके यूनिवर्सिटी ने लगा दिया कि उसमें दोषी रोहित वेमुला है और उसके निलंबन को सही बता दिया। फिर दिसंबर 2016 में जाकर वह आत्महत्या करता है, एक साल बाद। अब इस पूरे एक साल के दौरान वास्तव में जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रहा था, उससे अंबेडकरवादी जो ये छात्र संगठन है या फिर साम्यवादी छात्र संगठन है, SFI वगैरह, ये सब अवेयर नहीं थे, यह बात नहीं कहा जा सकता। रोहित वेमुला के साथ जो कुछ भी हो रहा था, या अंबेडकर छात्र एसोसिएशन हैदराबाद के साथ जो कुछ भी हो रहा था, देश की अन्य यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच में पूरी तरह से उस बात की सूचना थी। याकूब मेनन को जो फांसी भारत सरकार ने दिया था, उसके विरोध में जो प्रदर्शन का दौर पूरे देश भर में शुरू हुआ था, वह सब ऑलरेडी व्यवस्थित था। JNU से लेकर के, बंगाल यूनिवर्सिटी से लेकर के, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी या यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बची थी जहां पे यह आंदोलन की आग नहीं पकड़ रही थी। ये प्रयास किया गया कि इसको शुरुआती दौर में ही दबा दिया जाए। हैदराबाद के तत्कालीन सांसद और केंद्रीय मंत्री बंगारू दत्तात्रेय जी ने स्मृति ईरानी को इस बारे में पत्र लिखा।
चूंकि एकमात्र यूनिवर्सिटी में यह ऐसी घटना थी कि 30 जुलाई 2015 को, जिसमें अंबेडकर छात्र एसोसिएशन और एबीवीपी के बीच मारपीट हुई थी। तो ये हुआ होगा, उन लोगों को लगा होगा कि इसी एक बहाने से इस मामले को पूरी तरह से कुचला जा सकता है, पूरी तरह से दबाया जा सकता है। स्मृति ईरानी ने दो छात्र गुटों के बीच में हुए झगड़े को लेकर के 4 बार यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखा। यूनिवर्सिटी प्रशासन भी एक बार निलंबित करता है, दूसरी बार कहता है कि नहीं वो लड़के ठीक थे, फिर तीसरी बार जब जांच होती है तो कहता है नहीं वो लड़के सही थे, उनका निलंबन सही तरीके से किया गया। इसका मतलब पूरी तरीके से इस मामले को आग पर सेका जा रहा था कि कैसे हम इस मामले को पूरे देश में हम भड़का सकते हैं। 2014 में हुई करारी हार का हम एक सांस्थानिक रूप से बदला ले सकते हैं। स्मृति ईरानी ने जो परिस्थितियां राहुल गांधी के लिए पैदा की थी अमेठी में, वह परिस्थितियां भी राहुल गांधी के लिए रोहित वेमुला का नाम बार बार लेने के लिए एक फायदेमंद सौदा लग रहा। स्मृति ईरानी अभी भी अमेठी से जुड़ी रहती हैं, हार जाने के बाद भी एक बार राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, और उसके बावजूद अमेठी में उनका बार बार आना जाना और राहुल गांधी पे सीधे निशाना साधना स्मृति ईरानी के रोहित वेमुला प्रकरण में 4 बार पत्र लिखे जाने की बात को लेकर के पर्याप्त अवसर दे देता है। देश का कोई भी नागरिक यह मानने के लिए सहज ही तैयार हो जाएगा कि 2 छात्र गुटों के झगड़े में स्मृति ईरानी को कम से कम 4 बार पत्र लिख के या विश्वविद्यालयी जांच को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। यह हर भारत का नागरिक आसानी से मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ। अब रोहित वेमुला के साथ जो भी परिस्थितियां उस समय हुई, जो भी परिस्थितियां उसके सामने बनी आत्महत्या के लिए कि रिकवरी आएगी, उसने फर्जी सर्टिफिकेट लगा रखा था SC ST का, वह जेल जाएगा, उसके पिता जरूर SC ST में आते थे, उसके पिता OBC में आते हैं, और उसकी माता SC ST एक्ट AC SC कैटेगरी से आती हैं, और उन्होंने यही बात रखा कि वह माता का पुत्र है इसलिए उसको SC ST मान लिया जाए। लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना दोनों सरकारों की मैंने क्लोजर रिपोर्ट वहां तय करी और यह समझने का प्रयास किया कि व्यक्ति अगर इस तरीके से माता जिसकी SC हो और पिता OBC हो तो वह बालक किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यह तय होता है, दोनों स्टेट ये कहते हैं कि OBC में रहेगी। एक तरीके से रोहित वेमुला OBC था और वह PhD करने के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था। इसका मतलब उसकी पूरी पढ़ाई उसी एक फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे हुई थी, और उस फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे उसको एक अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी मिला था। अगर वह सर्टिफिकेट गलत साबित होता है और उसके खिलाफ FIR कराता है विश्वविद्यालय प्रशासन, तो पूरे की रिकवरी करनी पड़ेगी, पूरे की रिकवरी होगी, वह जेल भी जाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा करियर उसका ध्वस्त। उसने इसका रास्ता आत्महत्या चुना। जो कुछ भी किया, कैसे किया, क्या किया, ये एक मुद्दा बिल्कुल अलग है। वर्तमान विषय में ये खड़ा हो रहा है कि आखिर रोहित वेमुला एक्ट के माध्यम से कांग्रेस सरकार इतनी ज्यादा क्यों मुखर है इस समय। तो यह बात भी देखनी चाहिए हम लोगों को कि तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां छात्रों के साथ बहुत ही गलत तरीके से शोषण किया जाता है, और लगातार हो रहा है। अभी मामला आपके उड़ीसा के बालेश्वर का है। स्वर्णरेखा स्कूल है, कॉलेज है, जहां की एक लड़की ने पहले ही राष्ट्रपति को पत्र भेजा था कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, मुझे बचाइए। SP को उसने पत्र लिखा था, प्रताप सारंगी वहां के सांसद हैं, उनको पत्र लिखा था, उसकी सुनवाई नहीं हुई और अंत में उसने आग लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। अब उसके पास हालांकि गई राष्ट्रपति महोदय। लेकिन ये प्रश्न तो खड़ा ही हो रहा है कि छात्रों के साथ कहीं ना कहीं शोषण होता है।
लेकिन हम इसी प्लेटफॉर्म पर इस बात की अनेकों बार चर्चा कर चुके हैं कि शोषण कोई अपराध नहीं है, लेकिन उस पे प्रशासनिक व्यवस्था कुछ तो कड़ी होनी ही चाहिए। रोहित वेमुला एक्ट के माध्यम से कांग्रेस जिस तरीके से अपने पिछले सारे पाप धोने का प्रयास कर रही है एक नए पाप के माध्यम से, यह जरूर विचारणीय सवाल खड़ा करता है। रोहित वेमुला के प्रकरण में मुझे दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण दिखते हैं। एक यह कि क्या विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों को शासकीय व्यवस्था या कह लीजिए कि वीआईपी कल्चर का एक हिस्सा बनाया जाए? अगर हिस्सा बन रहे हैं तो उससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं या बनने दिया जाए, इस पर भी विचार करना होगा। दूसरा एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि एससी एसटी के नाम से हम इतने सब्जबाग दिखाते हैं, इतना मोटा लाभ दे रहे हैं कि जिसमें घुसने के प्रयास हर कोई चाहता ही चाहता है। आए दिन देश में इस बात का कोई न कोई जाति समूह या कोई न कोई वर्ग समूह अपने आप को एससी एसटी में शामिल करने के लिए गुहार लगाता ही रहता है, और बकायदा इस पर एक अच्छी खासी कोर्टों में बहुत सारी न्यायपालिका में बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं कि भाई हमको भी एससी एसटी में शामिल किया जाए। देना भी आवश्यक है। एक तरीके से समझा जाए को ये भी समझ में आता है कि नहीं, उनको कुछ तो अधिकार मिलना चाहिए, कुछ तो समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनको कुछ ना कुछ वेटेज तो देना होगा। लेकिन क्या वह इतना होना चाहिए कि इतने इनफिल्टरेशन के जुगाड़ किए जाएं? दूसरा, यदि दिया जा रहा है तो इनफिल्टरेशन का फुल प्रूफ प्लान क्यों ना बनाया जाए? फुल प्रूफ प्लान आप जैसे ही बनाते चलते हैं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार मतदाता सूची संशोधन के लिए, तो ऐसे ही शोर लोग मचाएंगे और 2003 कोई ना कोई एक शॉर्टकट रास्ता निकालना पड़ेगा, जैसे बिहार मतदाता सूची में निकाला गया कि 2003 के पहले वालों को भाई हम मान ले रहे हैं, उनको आप उस डेट में उनको माता पिता अपना सिद्ध कर लीजिए, आप मान लिए जाएंगे। और फिर एक अलग रास्ता भी बताया गया कि 11 कागजात में से 5 कागजात आप प्रस्तुत कर देंगे तो आप मान लिया जाएगा कि आप नागरिक हैं। तो ये सारी बातें हैं। रोहित वेमुला एक्ट वास्तव में लक्षित हिंसा कानून जो कांग्रेस लाने का प्रयास कर रही थी, उसी का एक तरीके से दोबारा प्रयास है उसको लाने का। मैं इसको इसी रूप में देख पा रहा हूं। और कोई भाई अपनी बात रखते हैं? कोई भी साथी बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि भारत में एक तो जो है ईसाईकरण करना है, तो ईसाईकरण का सबसे सरल मार्ग है कि आप एससी एसटी ओबीसी दलित पिटा आदिवासी की राजनीति करें और वहाँ के जो ब्राह्मण है उनको टारगेट करें। एक तो ईसाईकरण जो है उससे स्पष्ट होता है। दूसरा है कर्नाटक की आप पॉलिटिक्स देखेंगे तो कर्नाटक की पॉलिटिक्स में देखेंगे तो वहां पर वैसे भी ईसाइयों का वर्चस्व है। जिस प्रकार से जो है वहां पर सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया और कई तरह के शब्दों का प्रयोग किए गए। एक तो घृणा की मानसिकता भी दिखाती है कि वो घृणित मानसिकता से वहाँ की राजनीति चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है, जैसे हम पूरे भारत को देखते हैं तो दो भागों में बांट दिया जाता है, एक उत्तर भारत दक्षिण भारत में। राहुल गांधी जी ने इस विषय को उठाया था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो है भाषा के नाम पर जो है कि इंग्लिश की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया या हिंदी भाषिक थोपने का प्रयास करते हैं। तो वहां पूरे भारत को दो भागों में स्पष्ट रूप से राजनीतिक व्यवस्था जो है बांट देती है। उसके बाद अभी आपने देखा जैसे महाराष्ट्र में हुआ, भाषा को लेकर के विवाद हुआ, वहां भी कांग्रेस का अलायंस रहा और उन्होंने वहां भाषाई विवाद को जन्म दिया।
ऐसे ही आप देखेंगे कि पूरे देश में महिला और पुरुष का जो विवाद है वो तो चल ही रहा है, और राजनीतिक पार्टियां उसका लाभ लेने का प्रयास करती ही हैं। जहां ये सारे फैक्टर काम नहीं करते हैं, फिर वहां अन्य सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे अगर आप भाषाई विवाद की बात करें तो कर्नाटक में जो रहने वाले लोग हैं, वहां पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है या भाषाई विवाद नहीं है। वो है तो बाहरी लोगों के साथ है। ऐसे में वहां पर अगर किसी को राजनीति में जाना है, तो फिर वहां दलित और पिछड़े की जो राजनीति चलती है, या पेरियार की जो विचारधारा वहां पर चल रही है, उस विचारधारा के अनुसार देखा जाए तो वो लोग इसी आधार पर सत्ता तक पहुंचते हैं। और उसका जो अल्पसंख्यक शब्द जोड़ा गया, अगर इसमें जैसा विपुल जी ने भी कहा, SC ST और OBC, यहाँ तक तो चलिए ठीक था। ये अल्पसंख्यक शब्द को जोड़ना जो है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या हो। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो जो 6% लोग जनरल कैटेगरी में हैं, वास्तव में इस देश में अल्पसंख्यक में कौन आता है? तो जो कहा जाता है 85% प्रतिशत वर्षित 15% हैं, वो 15% अल्पसंख्यक में आते हैं। या आप 3% ब्राह्मण कह देते हैं तो वो 3% अल्पसंख्यक में आते हैं। लेकिन वहां पर अल्पसंख्यक की परिभाषा केवल और केवल मुसलमानों के संबंध में या ईसाइयों के संबंध में होती है। यानी कि अगर आप हिंदुओं में बात करेंगे तो बाय कास्ट आप जो है अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं, लेकिन धार्मिक आधार पर हमारे यहाँ अल्पसंख्यक तय किया जा सकता है। यानी मेजोरिटी में कौन है, तो मेजोरिटी में हिंदू हैं, उस हिसाब से आप ईसाइयों और मुसलमानों को जो है वो अल्पसंख्यक में रख सकते हैं। तो ये अल्पसंख्यक की जो परिभाषा हम देखते हैं वो भी बड़ी विचित्र तय की गई है। और आप यूएन की परिभाषा देखेंगे तो यूएन की जो परिभाषा है अल्पसंख्यक की, वो भारत में लागू भी नहीं होती है। पूरे वैश्विक व्यवस्था में देखा जाए तो हम तो माइनॉरिटी में ही काउंट होते हैं। तो यहाँ से एक धर्मांतरण का जो एक रास्ता है वो खुल जाता है। और इसकी शुरुआत जब हम देखते हैं तो इसकी शुरुआत अंग्रेजों के समय से ही हो गई थी। जो फूट डालो राज्य करो की जो नीति थी, कांग्रेस उसी विचारधारा को, उसी नीति को सिर्फ बढ़ाने का काम कर रही है। वो जहां उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है वहां भाषाई विवाद हो जाता है, या क्षेत्रीय विवाद हो जाता है, या किसी प्रकार का अन्य कोई विवाद हो जाता है। रोहित वेमुल्ला का विवाद देखा जाए तो उसे पूरी तरह से जातीय रूप देने का प्रयास किया गया, जबकि वास्तव में उसने अगर जो सुसाइड किया देखा जाए तो उसने इसलिए किया, कहीं उसका जो उसने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है, या खुद को OBC कैटेगरी में डाल दिया, या फिर SC ST में डाल दिया OBC से, तो वो कहीं प्रूफ ना हो जाए। दूसरी बात यह है कि वो किस आइडियोलॉजी का समर्थन कर रहा था, ये भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। उन्होंने जो नारे वहां पर लगाए थे वो एक आतंकवादी, हम कह सकते हैं आतंकवादी याकूब मेमन, जो 1992 के जो बम ब्लास्ट हुए थे उनमें उसका नाम जुड़ा हुआ था। उसका समर्थन करने के लिए जो अम्बेडकराइज्ड जो लोग हैं वो आए थे, और उनमें से वो एक था। तो कांग्रेस पार्टी या फिर कर्नाटक की सरकार क्या एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रही है जो व्यक्ति आतंकवाद का समर्थन कर रहा था? मुझे लगता है कि वास्तव में अगर इसको एक विषय बनाया जाए ठीक से, तो जहां एक तरफ जाति की बात की जाती है तो जाति के आधार पर इसको पूरा का पूरा एक जो वोट बैंक है वो बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जो धार्मिक आधार पर हम देखते हैं, तो वही व्यक्ति जो है इस्लामिक आतंकवाद का समर्थक दिखाई देता है। तो वहां पर जो है सरकार एक विषय को बना सकती है कि एक ऐसी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसने किसी आतंकवादी का समर्थन कर दिया, क्या उसको उसको इतना महिमा मंडित करने की आवश्यकता थी? लेकिन चूंकि बाकी सारा जो मैटर है, इस पूरे मैटर को जब हम देखते हैं तो इस मैटर में से याकूब मेमन पूरी तरह से गायब हो जाता है। रोहित वेमुल्ला पर चर्चा करते समय सिर्फ रोहित वेमुल्ला पर तक चर्चा रह जाती है, या उस एक्ट पर चर्चा रह जाती है, या डिस्क्रिमिनेशन तक चर्चा रह जाती है। लेकिन उस आइडियोलॉजी की चर्चा नहीं हो रही है, जो आइडियोलॉजी जो है एक आतंकवादी को बचाने के लिए जो है प्रदर्शन करती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे देखा जाए तो कन्वर्जन का एक बड़ा ही सरल सा रास्ता खुल जाता है। दूसरी तरफ ये भी समस्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, और हो सकता है कि वो आरोप इसलिए लगाया हो कि आपसे कोई धन उगाही करनी है, क्योंकि आपको पता है कि सीधे सीधे आप पे कार्रवाई हो जाएगी, कोई जांच तो होनी नहीं है। आपको जो है 1 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो ऐसे झूठे केस लगा करके क्या धन उगाही का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है कि अगर आप जो है हमको इतना पैसा दे दीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, नहीं तो आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे, आपको फंसा देंगे। इस प्रकार की घटनाएं भी जो है हो सकती हैं।
तो क्या समस्याओं का समाधान इस प्रकार से करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक समस्या का समाधान किया जाए और अनेक समस्याएं खड़ी कर दी जाए? और ये एक यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी या हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। भारत में लगभग 5 ऐसे संस्थान हैं जो वामपंथी विचारधारा से जो है प्रभावित दिखाते हैं। जैसे हम माधवपुरा यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो वहां भी यही विचारधारा दिखाई देती है। तो ये 4-5 ऐसे संस्थान हैं जो जहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं या वामपंथी हैं, ये बौद्धिक स्तर पर तो मजबूत होते ही हैं, और जो वामपंथ का जो हम विशैला दंत कहते हैं, जो पूरे समाज को बांटने की कोशिश करता है 8 भागों में, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो वही कर रहे हैं जो वामपंथ का असल चरित्र है, वर्ग संघर्ष, वर्ग विद्वेष। यही उनका मूल सूत्र भी है और उसी सूत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सूत्र के साथ जब कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अलायंस कर लेती है या जुड़ जाती है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसमें शास्त्री जी जैसे लोग भी हुए, जिसमें पटेल जैसे लोग भी हुए, अच्छे नेता भी हुए, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम 2014 के बाद से देख रहे हैं, या राहुल गांधी के समय देख, कांग्रेस का चरित्र पूरी तरह से जो है वह फूट डालो राज्य करे। यानी जो मैं कहता हूं कि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी आज अंग्रेजों के ही रास्ते पर है, वो किसी और रास्ते पर नहीं है। अंग्रेजों का जो लक्ष्य था कि भारत के लोगों का धर्मांतरण किस तरह से कराया जाए, उसी प्रकार से ये लोग भी एक तरह से लक्षित रूप से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहां जहां पर कांग्रेस की जो सरकार है वहां पर इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। अभी अन्य राज्यों में भी ये लोग जो है दबाव बना रहे हैं, जैसे हिमाचल में इन्होंने बात करी है कि इस एक्ट को वहां पर भी लागू किया जाए। धीरे धीरे जो अन्य राज्य हैं, जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर भी इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाएगा। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो आप देखेंगे पीपुल्स इंडिया में है, वो तो SC ST OBC से ही आते हैं। तो वहाँ 85 बनाम 15 की जो लड़ाई लड़ने की जो बात है, वो सिर्फ 85 बनाम 15 की लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई ईसाइयों की भी है, वो लड़ाई मुसलमानों की भी है। और उन्होंने बंदूक सिर्फ जो है वह भारत में SC ST OBC के सर पर रखी हुई है। वास्तव में जो उनका लक्ष्य है, उनका लक्ष्य तो सारे के सारे सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। जी धन्यवाद, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। हेलो। हेलो। बताइए श्रीकांत जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय जैन, बौद्ध, सिख सब सनातन के ही हिस्सा थे। सब उसी के पार्ट थे, उसी में रहते थे। इन लोगों का अलग अलग घर किसने बनवाया? तो कांग्रेस ने बनवाया। कांग्रेस का शुरू से ही है कि ये जितने तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। रोहित वेमुला पर तो मैं रिपोर्टिंग भी उस समय किया था जब वो मारा था बंदा। तो वो शेड्यूल्ड है नहीं। उसको कम्युनिस्टों ने प्रचार किया शेड्यूल है। फिर उसके रोहित वेमुला की माँ अब बाहर आई, प्रेस में आई बम्बे में। वो बोली कि 1.5 करोड़ रुपया मेरा लेकर के भाग गया सब। असल में बम्बे में ये सब रुपया वसूला लेफ्टिस्ट सब। अब कांग्रेस को एक फिर एजेंडा मिल रहा है, पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। कितना चलेगा ये, कितना नहीं चलेगा, अब किसको किसको तोड़ना है। आप वहां पर भी बोकालिंगा कलिंग वो कौन है कर्नाटक में, उसको भी अलग धर्म देने का उसने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिला कि वो अलग धर्म है, अलग व्यवस्था है। वो तो इन लोगों का एजेंडा है, हिंदुओं को तोड़ो, लेफ्टिस्टों का। लेफ्टिस्ट तो अब क्या करेंगे? लेफ्टिस्ट के बारे में तो अभी अभी वो कल की अवतारों वाले बोले किसे ऐसा बोतल उसका जीन है कि राहुल गांधी के सर पर बैठ गया है। उसका बोतल में से जीन लेफ्टिस्टों का निकल के तो अब राहुल गांधी को ही चौपट कर रहा है लेफ्टिज्म। लेफ्टिज्म के शिकार अगर राहुल गांधी नहीं होते तो फिर उनका दूसरा होता, दूसरा सीरियस उनका करेक्टर होता, लेकिन वो इनको उभरने नहीं देगा। अब लेफ्टिज्म के उदय का तो कोई चांस है नहीं, कोई चांस नहीं है। देख लिए, जब त्रिपुरा, बंगाल, अब केरल से भी भाग जाएगा। केरल से भाजपा नहीं भगा रही है कि वह भागेगा तो कांग्रेस आएगा, तो कांग्रेस से लेफ्टिज्म अब अधिक आसान है उससे लड़ना मोदी को। तो ये सब बात है, ये टोटल पॉलिटिकल एजेंडा है। ये एक्ट जो है ये तोड़ने का है। और फिर
थोड़ा सा डिवाइड करके अपना क्या बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। ब्रजेश जी, मैं इस पे जी कुछ कहना बताइए। चाहता हूँ। देखिए, ये जो बिल अभी ला रही है कर्नाटक सरकार राहुल गांधी के आदेश पर, इसकी तुलना तो मैं रोलट एक्ट से करूंगा 99 के। और दूसरा है कि ये जो सोनिया गांधी जो है, जो बिल ला रही थी कैबिनेट बिल, उससे भी इसकी मैं तुलना करूंगा। दूसरा ये है कि अ, कांग्रेस जो है अब एकदम निचले स्तर पे उतर रही है। कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी इसमें एकदम निचले स्तर पे है। सारी पार्टियां संविधान और अंबेडकर के जाल में उलझी हुई हैं। थोड़ा सा भाजपा के साथ बस ये है कि भाजपा उसमें मुसलमानों को भी शामिल कर देती है। इतना ही पक्ष भाजपा लेती है। बाकी जो अपर कास्ट हिंदू हैं, उनके दमन की जो नीति जो है राज्य चला रही है, उसमें भाजपा भी भागीदार है, उसमें जो है कांग्रेस भी भागीदार है, उसमें सभी पार्टियां भागीदार हैं। यह बिल जब कर्नाटक सरकार में पेश होगा तो क्या लगता है कि भाजपा अ, ये इसका समर्थन नहीं करेगी? समर्थन करेगी। अगर वॉकआउट करेगी तो कहेगी इसमें कुछ अभी कमियां हैं, इसको सुधार करके और अच्छा इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, यही इतना करेगी। भाजपा भी समाज को तोड़ने के लिए अपना पूरा समर्थन देती है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के ने जब कहा था कि SC ST बिल में जो तुरंत गिरफ्तारी का मामला है, इसको रोका जाना चाहिए और यह ठीक नहीं है, तो भाजपा दलित जो या अम्बेडकरिस्ट जो हैं उनके दबाव में आकर के इस बिल को और मजबूत की, और उसमें क्या किया कि पहले मुसलमान नहीं शामिल थे, मुसलमानों को शामिल कर लिया। तो आखिर ये ये कब तक ऐसा चलता रहेगा समाज में? और जो जिसके लिए ये बिल ला रहे हैं, सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई अपर कास्ट हिंदू लड़की है, उससे कोई दलित लड़का प्रेम कर रहा है यूनिवर्सिटी में, खास करके यूनिवर्सिटी के लिए ही है बिल। अगर वह प्यार से मना कर देती है तो जाकर के भाई करेगा कि ठीक है, ये इनके खिलाफ मुझे FIR करवानी है, और क्योंकि इन्होंने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, तो वो तो उसका जो एजुकेशन लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगा। अगर एक केस लग गया तो उसको नौकरी मिलने में भी परेशानी है। तो क्या ये मानना जाना चाहिए कि सारी सरकारें मिल करके अपर अपर कास्ट के ऊपर जो है वो ये अधिकार खत्म करना चाहती हैं कि आपको यूनिवर्सिटियों में शिक्षा नहीं मिलेगी, आप यूनिवर्सिटियों से बाहर होइए? नहीं तो पॉलिटिकल पार्टियों के, राज्य व्यवस्था और उसमें सहयोग करने वाले ऐसे लोग जो इसको सही ठहराएंगे कि नहीं ये बिल सही है, जो सहयोग कर रहे हैं वहां पे जो है जो अपर कास्ट हिंदू हैं उनको कुचलेंगे। तो ये कहीं से भी ये एक्ट सही नहीं है, इसमें सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। और इस पे एक भरोसा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई याचिका डाले और अच्छे से तर्क प्रस्तुत करेगा तो वहां नहीं टिक पाएगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है, और ना ही कोई सरकार, किसी सरकार से आशा है। इसमें सारे लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। देखिए, भारत का संविधान जो है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। और मैं फिर यही कहूंगा कि देश के हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को नागरिक ही माना जाए संविधान के मुताबिक। ये जो सब घपला है, ये सब उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये राजनीतिक दलों का समाज को तोड़ने के षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। ये बात हम लोग बहुत बार करते, कहते और मानते आए। इसके अलावा बहुत सारी बातें, या मैं कहूं कि नहीं, ये अपर कास्ट के खिलाफ साजिश है, ये कुल मिलाकर इसमें सब पिसेंगे, इसमें पिसेंगे सब। इसमें लोअर भी पिसता है, अपर भी पिसता है। ठीक है, तो ये कोई, मुझे बहुत ही घृणित विषय है ये सब। और तो क्या, मैं तो इतना ही कहूंगा। जी धन्यवाद। सभी सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए पवन जी।
देश के आजादी से पहले और अभी तक शोषण किया गया है दलितों का, ओबीसी का, अल्पसंख्यकों का। और ये शोषण करने वाले लोग मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त, समाज में अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले लोग, दूसरे को कमतर समझने वाले लोग, ये किसी भी स्थिति में उत्थान, दलितों को बराबरी का दर्जा देना स्वीकार नहीं करते। वो किसी न किसी तरीके से शोषण के आदी हैं। वो शोषण के समर्थन में ऐसे ऐसे साधुता के तर्क देते हैं जिससे कि शोषण वो करते रहे। शोषण छोड़ के जीना उनके लिए असंभव सा प्रतीत होता है। रोहित वेमुला जैसा व्यक्ति, जो भारत का एक मेधावी छात्र था, उसकी मृत्यु इसी शोषणवादी मानसिकता के तहत हो गई। अब उसको छिपाने के लिए षड्यंत्रों के तहत ये मनवादी मानसिकता के लोग तरह तरह के चक्रव्यूह रचते हुए उसको झुठलाते। दलितों के खिलाफ हमेशा से षड्यंत्र होता रहता है। दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, कभी भी ये श्रेष्ठवादी लोग ये चाहते ही नहीं हैं कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। किसी न किसी तरीके से उनको रोकने का प्रयास होता है, कभी सामाजिक तरीके से, कभी आर्थिक तरीके से, कभी षड्यंत्र के तहत। और वो चाहे ओबीसी वर्ग का ही व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह मनवादी मानसिकता को पोषित करता है तो उसे वो भगवान मान लेते हैं और उसके बनाए हुए नियमों की वो आलोचना से भी बचते हैं। आज SC/ST एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू है, भारत में लागू है। माननीय मोदी जी के भरपूर प्रयासों से यह पूरी तरीके से चल रहा है। इसमें बुराई नहीं नजर आएगी उनको, क्योंकि ये मनुवाद को पोषित करते हैं। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी अगर किसी दलित के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ओबीसी के लिए आवाज उठा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो उनको कमतर बताने के लिए तमाम तरीके से उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। और वो आज से नहीं हो रहा है, वो बहुत दिनों से षड्यंत्र चल रहा है। जो भी दलितों के साथ खड़ा होगा, ओबीसी के साथ खड़ा होगा, अल्पसंख्यक के साथ खड़ा होगा, उसके बुद्धि पर ही प्रश्न लगा देते हैं मनवादी, उसका हंसी मजाक बनाते। बुद्ध ऐसे ही नहीं खत्म हो गया इस देश। ये लोग इतने चालाक हैं कि इन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार बता दिया और बता यह रच दिए कि स्वर्ग और नर्क में लोग अधिकतर स्वर्ग जा रहे थे, तो नर्क में ले जाने के लिए विष्णु जी अवतरित हुए हैं बुद्ध बना के। ये सुकरात को मारने वालों से भी ज्यादा खतरनाक, ईसा मसीह को मारने वाले लोगों से भी ज्यादा ये खतरनाक, क्योंकि ये मारते नहीं हैं, बस उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं, उसे हल्का बना देते हैं, उसे कमतर समझा देते हैं, उसकी बौद्धिकता पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ये लोग हमेशा से इसी प्रयास में रहते हैं और यह प्रथा चल रही है और चलती रहेगी। और माननीय राहुल गांधी आज डट कर मजबूती के साथ दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, आज उनकी आवाज बन रहे हैं। देश में अगर कोई इनकी आवाज को भरपूर उठा रहा है तो माननीय राहुल गांधी।
दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक अगर किसी को उम्मीद की निगाह से देख रहा है तो माननीय राहुल गांधी। और यह बात मनुवादियों को बुरी लग रही। शोषक विचारधारा के लोगों को यह बहुत ही बुरा लग रहा, क्योंकि शोषण करना उनकी नीयत है। मैंने कुछ अलग नहीं कहा। जिस तरीके से आप लोग उनके पक्ष में तर्क दे रहे हैं, वैसे ही मैंने विपक्ष में तर्क दिया है, सिर्फ चश्मे का रंग बदला है। दोनों बातें एक ही हैं, एक हेड है तो एक टेल। क्योंकि सामान्य लोग जो भावनात्मक होते हैं, वह झूठ बेचने वाले फिल्मकारों को, अभिनेताओं को, जिनका धंधा ही झूठ है, जो झूठ मूठ का करोड़पति बन जाता है, झूठ मूठ का हीरो बन जाता है, सिंघम बन जाता है, उसको वो सच मानने लगते हैं। राजनीति करके सत्ता को पाने वाले नेताओं को सही और गलत मानने लगते हैं। जबकि विचारवान लोग जो है वह जानते हैं अभिनेता झूठ का ही व्यापार करता है, वह झूठ को अच्छे से पर्दे पर प्रदर्शित कर रहा है और कुछ नहीं। नेता सत्ता पाने के लिए अपनी बात कह रहा है, वह सही और गलत नहीं बोल रहा है, वह चीज बोल रहा है जिससे उसको वोट मिल सके, जिससे समाज का वर्गीकरण हो सके। वह लोग अपने धंधे को कर रहे हैं, भावनात्मक लोग उनके धंधे में शामिल हो जा रहे हैं, लेकिन विचारवान लोग समझते हुए भी कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं, और व्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था ही लड़ सकती है। तो ये विचारवान लोग इन भावनात्मक लोगों के सामने मूर्ख भर हैं और कुछ नहीं। और दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी और वर्ग संघर्ष बना रहेगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। आदरणीय मोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। जी बताइए। सभी विद्वद्गण साथियों का अभिवादन है। जैसा कि रोहित वेमुला के विषय में सभी हमारे साथियों का वक्तव्य आया है, तो हम ये समझते हैं कि जो एक इंडी गठबंधन पार्टी है और एक इंडीए गठबंधन पार्टी है, इन पार्टियों का 100 साल का अपना अपना अनुभव है कि हम किस प्रकार से आजादी के बाद और आजादी के पूर्व से प्लानिंग के हिसाब से हमने शासन किया, और जो दूसरा पक्ष था वो ये समझा कि हम किस प्रकार से शासन में आ सकते हैं। तो जब पहले पक्ष का प्रश्न है तो उसने, तो आप अगर शुरू से देखेंगे तो पूरे फॉरवर्ड को भी साथ लेकर के चला है, और दलितों को और आदिवासियों को भी साथ लेकर के चला है, अल्पसंख्यकों में ईसाई और मुस्लिम वर्ग को भी साथ लेकर के चला है, और कम्युनिस्टों को भी साथ लेकर के चला है। लेकिन जो बीच में 50-60% जो पिछड़ा वर्ग था, इसको इसने कहीं भी जो है न मान सम्मान दिया है, बराबर ये जो है सो चाहे अफसर के माध्यम से हो या नेता के माध्यम से, ये शोषण के ही कारण बने हुए रहे। आज अगर कहा जाता है कि दलित और आदिवासी को शोषण हो रहा है, भैया 32% का उनको
आरक्षण जो है सो मिल रहा है, वो प्रशासन में राज कर रहे हैं, तो कहाँ उनका शोषण हो रहा है। और आज जो अगर वो बेमुला है तो उसने तो धोखाधड़ी और जालसाजी किया है। वो इतना बड़ा पीएचडी का परीक्षा दे रहा है, सारे कानून जान रहा है, फिर उसको इस प्रकार का अपने जातीय बात को छुपाना किस लिए था। और दूसरी बात है कि तुम जब इतने पढ़े लिखे हो और हो गया तो क्या होगा, 2-4-5 साल का सजाए होगा, काट के फिर आकर के। यहाँ तो बहुत नेता हैं जो कि सजा काट रहे हैं, वो आ रहे हैं। फिर तुमने आत्महत्या क्यों किया? या जो पार्टी आज बात को उठा, कहीं उसने ही तो साजिश के तरह उसको मार करके आत्महत्या का कहीं योजनाबद्ध तरीके से बात करके और समाज में जो है अब उसका लाभ उठाना चाहता है। काहे कि उस पार्टी का हिस्ट्री शुरू से रहा है, जिसने भी उसके खिलाफ में अगर अपना बात मजबूत किया है या वहां तक पहुंचने का कोशिश किया है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस दुनिया में वो गायब हो गया है। तो आज जो शोषण की बात कही जा रही है, तो जो एक कम्युनिस्ट का इसमें जो है, जो कि नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो तो न कि फॉरवर्ड है, न बैकवर्ड है, न दलित है, वो तो कुछ भी नहीं है। जहां पर जैसा है उस प्रकार से केवल बैक से वो लाभ उठाना चाहते हैं। तो जब शुरू से जो है हरिजन आदिवासी को रिजर्वेशन मिला हुआ ही है, कानून में अगर किसी प्रकार का आप कुछ करते हैं तो हरिजन आदिवासी एक्ट किसी पर लगा ही सकते हैं। तो सारा चीज तो पहले से उन्होंने इनको देकर ही रखा है। तुष्टीकरण का अल्पसंख्यकों को देकर की रखा है कि उनको आप संतुष्ट करना है। अगर कोई बहुसंख्यक अगर कोई चीज अगर उन पर अत्याचार भी अल्पसंख्यक करता है, अगर वो जाते हैं रिपोर्ट कराने के लिए, तो पहले उनकी मान्यता होगी, इनकी नहीं होगी। तो इतने कानून तो पहले ही बने हुए हैं उनके पक्ष में, फिर आज इसकी क्या जरूरत है। तो एक तो ये जो है, जब 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब बैकवर्ड का आरक्षण किया, तब वहां से इनकी जो है सत्ता में आगे जो है इनकी कमजोरी जो है धीरे धीरे आने लगी। अब आज जो है सत्ता से जो दूरी है वो इतनी बड़ी बौखलाहट है कि वो फिर से चाहते हैं कि किसी प्रकार से जो अति पिछड़ा वर्ग है और हरिजन और दलित जनजाति और जाति, जो दलित और हरिजन आदिवासी हैं, उनसे हम एन केन प्रकार किसी प्रकार से जो है 10-5% वोट जो है 20% किस प्रकार हम बरकरार के ले सकते हैं और हम सत्ता में आ सकते हैं। और इसी का जो है जो कम्युनिस्ट हैं, जिनको कि किसी प्रकार से न हरिजन से मतलब है, न आदिवासी से मतलब है, न बैकवर्ड से मतलब है, न फॉरवर्ड से मतलब है, उनको जो है बैक से है जो है पीछे से सत्ता पर आ जाए और वो अपना बैक से सत्ता को चलाते रहे। और कहीं पर वो कौन त्रसादी की कौन था उस समय, अमेरिका का एक आ गया था इलेक्शन के समय में, तो ये रह रह करके जो है ये इस प्रकार के वर्तमान सरकार के विपक्ष में बातें आते रहती हैं। जबकि हम अमेरिका से देखें कि कौन था एक कि
कितना करोड़ जो है पूरे सरकार को गिराने के लिए और इनको मदद किया। तो ये बाहरी और आंतरिक शक्तियां सभी लगी हुई है कि देश को किस प्रकार से इसमें जो अभी अस्थायित्व आ रहा है उसको हम किस प्रकार से फिर जो है अस्त व्यस्त करें और इसमें जो है सो अव्यवस्था करें और एक इस प्रकार का किसी प्रकार का भूचाल आवे कि हम सत्ता में आवे। तो ये तो चल रहा है। जो बातें अभी सामने आई मेरे को उसी से जो समझ में आए, बाकी तो इस पर मेरा कोई उतना ज्यादा अध्ययन नहीं है। हमने अपनी बात को यही विश्राम देंगे। धन्यवाद। बाकी और साथी। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। प्रमोद केसरी जी या रामराज जी, नरेंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे? इस पर चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको जी बाबू जी। देखिए, एक प्रश्न पर सीधे चर्चा हो रही है कि क्या राहुल वेमुला एक्ट सही है या गलत है, उचित है या अनुचित। इस बात पर नहीं सोचा जा रहा है कि वर्तमान समय में जब ये भेदभाव घट रहा है धीरे धीरे, तब इस कानून को लाने की जरूरत क्या पड़ी। मैं आपको एक बात ये बताऊं, अपने अपनी जो सोच है हमारी, यह बहुत सोच समझकर कानून लाया जा रहा है। और राहुल गांधी को मैं बुद्धिमान नहीं मानता कभी भी, शरीफ मानता हूं, बहुत शरीफ। लेकिन जिसने भी यह कानून बनाने की सलाह दी है वह आदमी अत्यंत चालाक होगा, चाहे वो जो भी हो, बहुत चालाक होगा। क्यों? क्योंकि जो भारत का कुल मिलाकर राजनैतिक वातावरण है उसमें वर्तमान भारत में एक दो पक्ष है सीधे राजनैतिक वातावरण में। हम सामाजिक वातावरण की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये राजनैतिक कानून बन रहा है। समाज रहेगा चूल्हे भाड़ में जाएगा, इससे राजनेताओं का कोई मतलब नहीं है, न कांग्रेस का न बीजेपी का अभी वर्तमान में। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि वाला कि राजनैतिक वातावरण में इस कानून को लाने पर इतना ज्यादा जोर अभी राहुल गांधी ने क्यों दिया। अभी 2 महीने के अंदर ही ये जोर पकड़ा है रोहित वेमुला का। इसका कारण आप समझिए कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध लगभग 46% माना जा रहा है प्रतिशत, कि 46% विपक्ष है, 54% पक्ष है अभी। अब सारे राजनीतिक वातावरण में लगभग टोटल मुसलमान, माने 100% आप मान लीजिए या 99 मान लीजिए, और अधिकांश ईसाई, दो हो गए मुसलमान और ईसाई। टोटल कम्युनिस्ट 100%। इन टोटल कम्युनिस्टों में 70-80% हिंदू हो गए।
सारे गांधीवादियों की संख्या बहुत कम होगी, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने गांधीवादी हैं वो पूरी तरह सक्रिय हैं, एकदम विपक्ष के लिए सक्रिय। इतने तो आपके खिलाफ अभी एकजुट हैं। तो अब उनको हिंदुओं में से कितना चाहिए? मान लीजिए अभी कि ये 54% हिंदू है, मान लीजिए, हम मान लें, तो ये 54% जो हिंदू हैं, इनमें से उनको कितने हिंदुओं का वोट चाहिए? 5%। उनमें से तो आप 1% भी काट नहीं सक रहे हैं, सारे सवर्ण मिलकर, सब सब लोग एकजुट हो जाइए, सब लोग एकजुट हो करके भी हमेशा ईसाइयों को गाली देंगे, हमेशा वो बाकी लोगों को, मुसलमानों को तो खैर छोड़ ही दीजिए, हमेशा कम्युनिस्टों को गाली देंगे, दिन रात गांधीवादियों को गाली देंगे, और गाली देने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जब हमारे धर्म शास्त्रों में मनु ने कहा था साम दाम दंड भेद, हम भी जानते हैं चारों का महत्व, तो मुझे यह आश्चर्य होता है कि हम लोग जो अपने को मनुवादी मानते हैं, ये मनुवादी लोग साम दाम दंड तीन ही क्यों पढ़े, भेद क्यों नहीं पढ़े? क्या कारण है कि हम सब मिलकर 5% मुसलमानों को नहीं तोड़ पा रहे हैं? अगर आपने 5% भी मुसलमानों को तोड़ लिया, कम्युनिस्ट तो टूटेगा ही नहीं। क्या कारण है कि आप ईसाइयों से भी मिल करके नहीं रह सकते हैं? तो इसमें गलती किसकी है? तो आपने तीन ही पढ़ा, साम दाम दंड। पवनजय जी ने जो कहा है वो गंभीर बात है सारा का सारा, कि हम जो सवर्ण अपने को मानते हैं, ये साम दाम दंड के अलावा कुछ समझते ही नहीं है। अगर रोहित वेमुला केस को उस नाम से हाईलाइट करके अगर राहुल गांधी आपके बीच से 2-4% वोट अगर काट लेते हैं, तो किसकी बुद्धिमानी मानी जाएगी? सिखों को हम साथ लेकर नहीं चल सकते। सबसे आश्चर्यजनक मामला तो ये है कि हम ईसाइयों को भी साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। भाई, तीन तो मैंने आपको बता दिया, मुसलमान, कम्युनिस्ट, गांधीवादी, ये तीनों, क्योंकि मुसलमान है ही हैं, और कम्युनिस्ट और गांधीवादी करीब करीब जो भी हैं, लेकिन टूटने वाले जल्दी नहीं है उस सबको। तो जब आप किसी को साथ लेकर चलेंगे ही नहीं, तो अल्पमत में कौन आएगा? फिर सारे पोस्ट ये आपको ये बतावें कि ये सारा मामला जो है दलित और आदिवासियों को बहुत ज्यादा छूट देने का, ये नेहरू की चाल थी। ये चाल क्या होती है कि हम प्रधानमंत्री सवर्ण बनेगा,
बड़े बड़े पदों पर सवर्ण रहेगा और उन लोगों को हम पद नहीं देंगे ज्यादा, उनको हम दूसरे तरह से सुविधा दे देंगे। अगर अभी भी भारत में उच्च पदों पर अब अगर आदिवासियों और दलितों को और मुसलमानों को आप भारत में कमजोर बनाना चाहते हैं, एक बार किसी दलित को या आदिवासी को प्रधानमंत्री बना दीजिए और फिर देख लीजिए आगे, सबको तबाह कर देगा वो। ये आप जो एक दिमाग में है कि अगर वो बन जाएगा तो क्रश कर देगा सवर्णों को, ये बिल्कुल भ्रम है। ये वो सब तरह से खुश रखने की कोशिश करेगा कि लेकिन पोस्ट नहीं देगा। खैर, वो सब तो फालतू बात है, उसका कोई महत्व नहीं है। मुख्य बात मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि सामाजिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का आरक्षण गलत है, सामाजिक दृष्टि से। लेकिन राजनीतिक आधार पर इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप एक बात थोड़ा सा गंभीरता से सोचिएगा कि अगर वर्तमान समय में दलितों और आदिवासियों के अंदर बाकी सवर्ण लोग चुपचाप, कुछ नहीं करने की जरूरत है उसके लिए, चुपचाप उनके अंदर कोई ऐसी लीडरशिप आप जागृत कर दीजिए दलितों और आदिवासियों में कि भाई देखिए, जो लोग भी संपन्न दलित आदिवासी हैं, संपन्न हो गए हैं, उन लोगों को अब आरक्षण नौकरी में नहीं मिलेगा। उनको अब विधानसभा और पार्लियामेंट में आरक्षण अब उनको नहीं मिलेगा, जो लोग संपन्न हैं। किसको आरक्षण मिलेगा? मिलेगा दलित को ही, आदिवासी को ही, लेकिन संपन्नों को निकाल दीजिए। यह मांग अगर विपिन तिवारी उठाएंगे, हम उठाएंगे, तो राहुल गांधी का काम मजबूत हो जाएगा, लाभ हो जाएगा उनको एकदम वोट का। अगर हम और तिवारी जी और बाकी लोग मिल करके यह आवाज किसी दलित से उठवाएंगे, किसी आदिवासी से अगर ये आवाज उठवाएंगे कि भाई हम लोग का नंबर कब आएगा, हमारे बच्चों का नंबर कब आएगा, आप तो आरक्षण का सारा लाभ ले गए, जगजीवन राम, रामविलास पासवान और फलाने ठिकाने मायावती, इनका खानदान 500 साल लाभ लेता रहेगा, हम लोग का नंबर कब आएगा। ये लोग अगर आंदोलन कर दें तो आपको बहुत लाभ हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि जब भेद नीति को हम दिल से समझेंगे तब ना, तो भेद नीति का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि भाई माने श्रेष्ठता का टकराव है, हम श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठता का अगर टकराव होगा, देखिए आपके पास कोई उपाय इसके अलावा नहीं है कि आप मुसलमानों में या तो बंटवारा करिए या ईसाइयों को साथ लीजिए या आदिवासी दलितों में बंटवारा करिए या सिखों में बंटवारा करिए।
लेकिन अगर आप इनमें विभाजन नहीं करेंगे तो आपके हिंदुओं में और सवर्ण हिंदुओं में पैसे की लालच से, पोस्ट की लालच से ये जा करके विपक्षी लोगों के साथ मिलते ही रहेंगे और कोई उपाय आपके पास नहीं है। तो भाई, मैं अपनी बात आपको बताया कि पहली बार मैंने ये महसूस किया कि राहुल गांधी इतना इतना योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी रोहित वेमुला का कानून लागू करवा रहे हैं। तो बहुत बड़ा, अरे, चालाकी का काम है ये तो। और इसका नुकसान होगा आपको, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि आप इस कानून का विरोध करेंगे। पूरे देश भर में विरोध करेंगे तो उनको प्रसन्नता होगी इस बात से कि चलिए अब ये लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करके रुकवा भी देंगे, कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं अंतर है, हमारा तो वोट 1-2% बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको अपना दृष्टिकोण बताने की कोशिश की है। लेकिन इस चर्चा को फिर से आप और इस चर्चा को 10-15 मिनट हम लोग चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कथन के बाद भी इसको आप आगे बढ़ाइए और अपने बात रख सकते हैं भाई। और साथी बताएं। मेरा सुझाव सिर्फ ये है कि इस कानून के नाम पर अभी विरोध करने की जरूरत ही नहीं है। वो सोचेंगे बड़े बड़े लोग। जितना हम लोग इसको चर्चा का विषय बनाएंगे, उसको चर्चा का विषय बनाने से उतना नुकसान होगा। वैसे आपका मुनि जी सुझाव उत्तम है, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। और बताइए, या कोई बात पूछना चाहे तो बताइए। बाबूजी, इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है। जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया और वो संविधान के त्रेम्बुल के विरुद्ध है या समानता के अधिकार के विरुद्ध है, या फिर ऐसे देखते हैं कि किसी व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाती है और कोई प्रमाण मिलता नहीं है या आरोप झूठा सिद्ध होता है। तो जब झूठा सिद्ध होता है तो आरोप तो उस पर जो है कार्यवाही बनती है। क्या न्यायालय इस पर कुछ कर सकता है, या न्यायालय इस प्रकार के कानूनों को निरस्त कर सकता है? क्योंकि हम ये तो कह देते हैं कि न्यायालय जो है वह जो है कानून नहीं बना सकता, वो विधायिका ही कानून बनाएगी, और विधायिका कानून बनाएगी और ऐसे उल्टे सीधे कानून बना देगी। तो फिर न्यायपालिका की क्या भूमिका, केवल मूक दर्शक तक रहेगी, या फिर जो कहती है कि हम लोकतंत्र की सुरक्षा करते हैं, और वहां सुरक्षा कर रही है जहां आवश्यकता नहीं है, जहां घुसपैठ करनी है वहां वो राष्ट्रपति के अधिकारों को भी बाधित कर देती है कि राष्ट्रपति 3 महीने में जो है उन्हें कानून के पारित करना पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर न्यायपालिका की क्या भूमिका हो सकती है अगर कोई याचिका लेके जाता है तो? नहीं, एक बात बताइए कि न्यायपालिका गलत है, अब मान लिए, इसका समाधान वर्तमान में क्या है? सरकार क्या करे इसके लिए? वर्तमान भारत में जो गवर्नमेंट है, या नरेंद्र मोदी की सरकार है समझ लीजिए, तो जब तक ये मामला तो संविधान के अंतर्गत फिर आएगा। तो आपको क्या, भारत के मतदाताओं ने संविधान संशोधन का अधिकार नेहरू को दिया था, इंदिरा को दिया था, राजीव को दिया था, सबको दिया था संविधान संशोधन का अधिकार। क्या आपको भी दिया है? जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पैरों में
न्यायालय की सारे बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हाथों में संविधान की हथकड़ी है। तो अगर उस सरकार से हम कहते हैं कि तेज दौड़ो, कैसे दौड़ेगा? पैर में तो न्यायालय पड़ा हुआ है और हाथों में संविधान है उसके। अगर मुझे भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए और आप कहें कि भाई आप इसको ठीक कीजिए, जब तक संविधान संशोधन के लायक आप पावर नहीं देंगे तब तक हम क्या कर लेंगे? चलिए और बताइए। बाबूजी, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को गंभीरता से विचार करना चाहिए, और जैसे अब तक राहुल गांधी जी ने जिन प्रश्नों को उठाया या जिन मुद्दों को उठाया, सरकार ने उसका कोई ना कोई समाधान निकाला या तो उसको लागू कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक विकल्प यह भी निकाला जा सकता है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य है, वहां पर मुसलमानों को और ईसाइयों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो विशेष अधिकार एससी, एसटी और ओबीसी को डाइवर्ट कर दिए जाएं। ये कैसे? भेद की नीति तो हो सकती है, वो हिंदुओं नहीं के नहीं साथ ब्रजेश जुड़ेंगे। जी, जी। ब्रजेश जी आप हमको बताइए कि उनको कैसे किए जाएंगे जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा। अगर आपने कोई अधिकार चेंज किया 1%, तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगा आपके उस संशोधन को। जब कोर्ट आपके साथ नहीं है और बहुमत आपके साथ नहीं है, बहुमत माने 2/3 बहुमत, तब आपके पास प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त क्या मार्ग है? देखिए एक और बात सोचिए जी। कि मैं जानता हूं कि अगर मेरी कोई सलाह है और अगर कोई गंभीर सलाह है तो सरकार में सुनी भी जाती है। क्या सलाह दूं मैं उसको इस संबंध में? एक कृषि कानून, जो कृषि कानून बना तो रामानुजगंज में था, वो सारा उसका फार्मूला 99 में रामानुजगंज में बनाया गया था। सब योजना बनी थी, मनमोहन सिंह ने समर्थन दिया उस कानून का। अब आप ये सोचिए कि मनमोहन सिंह ने भी हम लोगों के जो कानून था उसका समर्थन किया था, और जब वो कानून मोदी जी ने लागू किया तो वापस लेना पड़ गया। मैं अपनी बात एकदम खुल करके बता रहा हूं। मुझे मैं कुछ कहना चाहूंगा इस पे। आप बताइए बबलू जी। हाँ, ये जो 3 कृषि बिल मोदी जी लाए थे, आप ठीक बोले कि मनमोहन सिंह समय स्वीकृति मिला था, मगर जब मोदी जी पास किए तो कांग्रेस ने विरोध कर दिए। हाँ तो जब ये ठीक बात 3 है। कानून पास किए तो उसमें न्यायालय से कोई स्थगन नहीं आया। नहीं, न्यायालय से तो स्थगन नहीं मनमोहन आया सिंह नहीं। ने मनमोहन सिंह ने कृषि कानूनों का समर्थन किया और हाँ बीजेपी ने विरोध किया उस समय। हाँ हाँ, ठीक। बिल्कुल आप और सही जब कर। जब मोदी जी पास कर दिए, हाँ, इनके विरोध के बाद पास कर दिए, तो इस पे हाँ, कानून अब न्यायालय से स्थगन आया नहीं। फिर यही तो स्थिति है ना कि एक लाइन और उस समय नहीं, मैं एक लाइन और
एक लाइन और मैं इसमें जोड़ना चाहता हाँ हूँ कि जब इनके केंद्रीय कृषि मंत्री से मीडिया वाले पूछे कि ये बताइए कि आप जो कृषि कानून को स्थगित किए हैं, तो अगर कोई रामानुजगंज का व्यक्ति दिल्ली माल ले जाएगा तो मंडी बोर्ड है वो किसके अधीन है? तो राज्य गवर्नमेंट का अधीन है। तो जब मंडी बोर्ड ही राज्य गवर्नमेंट का अधीन है, तो फिर केंद्र में बैठा हुआ सरकार उसको कैसे इंटरफेयर कर सकता है राज्य गवर्नमेंट को, जबकि भारत में दोहरी संविधान नियम लागू है। तो यहाँ ठीक, मोदी जी फंस गए थे, नहीं जिसके बिल्कुल चलते सही इनको आपका तीन कृषि बिल जो है वापस लेने पड़े। हाँ, यही कारण रहा कि इनको तीन कृषि बिल वापस लेने पड़े, मैं जो समझता हूँ। बाकी लोग विद्वान लोग उसमें मंथन करेंगे। एकदम ठीक है बात। बताइए भाई, और कोई बात किसी को कोई कहना या पूछना हो तो। बाबूजी, मैं तो ये कह रहा था जैसे कि हम भेद की बात करते हैं कि वो तो हमारे यहाँ से लोगों को तोड़कर ले जा रहे हैं और हम लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो मैं भेद नीति की ही बात कर रहा हूँ, जैसे कि अभी हज यात्रा पर सब्सिडी दी जा रही थी, या फिर जो मदरसों को जो अनुदान दिया जा रहा था, ये सारा का सारा जो बीजेपी शासित राज्य है वो सारा उठा करके SC ST OBC हिंदुओं में बांट देते। तो यहाँ तो जब इनको इनको अगर दे देते हैं तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के प्रति जो अविश्वास है, मुसलमानों से वैसे भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ तो SC ST OBC जो विरोध कर रहा है वो सरकार के साथ आ जाएगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, जी। वर्तमान सरकार ये सोच रही है कि हम मुसलमानों में भेद डालें, पसमानदा। तो जो भेद नीति है वो मुसलमानों में डालना चाहते हैं। आदिवासी और दलित, इन लोगों को तो किसी तरह समझा बुझा करके ले लेंगे। लेकिन ईसाइयों और मुसलमानों का मामला है, तो ईसाइयों को भी अगर केवल सवर्ण हिंदू अकल से काम लेने लग जाए, सवर्ण हिंदू खाली, तो ईसाई आपके साथ जुड़ जाएगा। अब रहा सवाल मुसलमान का, तो मुसलमानों में प्रयास हो रहा है कि मुसलमानों में कुछ मुसलमानों को तोड़ा जाए। ये प्रयास चल रहा है अंदर अंदर में। बाबूजी, मुझे लगता है जब तक मुसलमान है वो तब तक तो वो जो है आपस में भेद उनमें नहीं होगा, और आपस में भले ही अच्छा भेद अच्छा, पड़ मैं जाए। आपको बताता हूँ, मैं जी। आपको बताता हूँ। आज आज अब्दुल गनी लोन जो हैं कश्मीर के अलगाववादियों के सबसे बड़े नेता, उनका लड़का अब्दुल गनी लोन का जो लड़का है, उसने आज कहा है, अपना बयान दिया है इस बात पर कि अब हम लोग को पुरानी लाइन छोड़ देनी चाहिए। अब बलपूर्वक कश्मीर को नहीं लिया जा सकता है, और पाकिस्तान का समर्थन करके हम लोग गलती किए। पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को जीत नहीं सकता है। इसलिए आज मैं भारत के मुसलमानों को सलाह देता हूं, उसने ये कहा है आज, कि आज मैं सलाह देता हूं कि हम लोग कश्मीर में अब इस आधार पर जीने की राह खोजें कि हमको भारत में ही रहना है। अब हम अलग नहीं बना सकते किसी भी हालत में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हिम्मत टूट रही है। फिर ये बात अभी वर्तमान समय में
खुलकर कहने की क्या जरूरत है कि सारे मुसलमान एक हैं? कौन सा बुद्धिमानी का काम हो रहा है? आप सारे हिंदुओं को एक कर लेंगे कभी भी? सारे हिंदू नहीं, आप 80% को एक नहीं कर पाएंगे हिंदुओं को। बाबूजी मुझे लगता हाँ, है वो सारे कि ईसाइयों को भी। मुसलमानों में भेद डालने के लिए और कमजोर करने के लिए ही ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाया गया है, यह भारत सरकार के द्वारा समर्थित है। हाँ, ठीक तो है, लेकिन अब्दुल गनी लोन अभी जिंदा है जी और हुर्रियत का सबसे बड़ा नेता वही अध्यक्ष अब्दुल गनी लोन। हुर्रियत माने अलग कश्मीर का जो सबसे बड़ा नेता है अभी। तो थोड़ा सा हम लोग भी भरोसा करें सरकार पर, बस। जी और किसी को कोई बात पूछनी हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त करेंगे। भाई, हमको पवन जय जी की बात महत्वपूर्ण लगी थोड़ी सी वर्तमान वातावरण में। बाबूजी, मैं विचार करता हूँ कि कल हम लोग जो है 15-20 मिनट या आधे घंटे व्यक्ति और नागरिक पे एक चर्चा कर लेंगे, दोपहर में 4-5 लोग जुड़ करके। देख लीजिए, अगर अगर उस विषय को चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं, जी और नहीं तो मेरे हिसाब से तो वो विषय अब समाप्त ही मान लिया जाए। जी लेकिन अगर ठीक है। कोई बात है तो कर सकते हैं, जी उससे जी कोई दिक्कत। ठीक है, मैं फोन कर लूंगा बाबूजी। बाबा जी, देख पवन जय लीजिए। की बात को आप व्याख्या कीजिए, तो पवन जय जी की बात क्या सही थी? हाँ, और कुछ है कि समाप्त कराया जाए, बताइए। चलो समाप्ति कर। जी नहीं, अभी ज्ञानेंद्र जी समाप्त कर अभी सकते आप हैं। जी बबलू जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, अभी जो आचार्य जी पूछे कि पवन जय जी के बातों को आप डिफाइन कीजिए, जो जी कहे कि उन्होंने सही कहा, तो इस पर 2 लाइन हम लोग सुनना चाहते हैं। मुनि जी ने जो कहा है, कल आप उसको वीडियो में देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, सुबह अपलोड हो जाएगा चैनल पे। नहीं नहीं, पवन जय जी का कथन को जो डिफाइन करने की बात हो रही थी। ठीक है, वो उन्होंने अपना 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 बात रख दी है सबने। हाँ, नहीं नहीं, जी जी वो तो अच्छा था, उनका भी बात जी काटने योग्य नहीं था, वो बाकी सत्य है। बात ही कह रहे थे। जी ठीक है भाई साहब, फिर समाप्त करते हैं। जी समाप्त कर सकते हैं। जी, धन्यवाद।